हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन में मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं एक महत्वपूर्ण बातें से। तू जो कुछ कहता था मैं बिन कहे मान लेता था। तू जो कुछ कहता था मैं बिन कहे मान लेता था, पर जाने क्यों तोड़ी ये दोस्ती तूने, मैंने इस दोस्ती पर जान देता था कि मैं इस दोस्ती पर जान देता था। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करेंगे सेल इन्वेलप एंड सेल मॉडिफिकेशन। इससे पहले ये जो चैप्टर है सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, इसका ये टॉपिक है, इस पर मैं काफ़ी डिटेल से चर्चा करूँगा। पिछले 32 ईयर में इस टॉपिक से कितना सवाल, कौन कौन सवाल पूछा गया है किस किस लाइन से, ये बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन कैसे बनेगी। मैं आपको ये बिलीव दिलाता हूँ कि यदि एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन आप समझ करके और उससे क्वेश्चन बना लेते हैं तो बायोलॉजी में 360 मार्क लाएंगे, इसका मेरा गारंटी है। तो इसी के साथ, इसी बिलीव के साथ चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में जो बातें पढ़े थे अभी तक उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर है 8वां एनसीईआरटी का, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। पहले इसमें पढ़े थे व्हाट इज सेल। पहला पॉइंट क्या है इसमें, व्हाट इज सेल पढ़े, फिर सेल थ्योरी पढ़े, एन ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़े, फिर प्रोकैरियोटिक सेल अभी पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल भी हो चुका है, प्रोकैरियोटिक सेल का इंपॉर्टेंट बातें हम लोग जान रहे थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे व्हाट इज सेल, इसमें ये सब लाइन काफ़ी डिटेल से हम लोग चर्चा किए थे। फिर सेल थ्योरी के बारे में जाने थे। इसमें 3 साइंटिस्ट थे। पहला कौन थे, 1838 ईस्वी में मिथियस सेल्टन जो जर्मनी के बॉटनिस्ट थे, प्लांट पे ये रिसर्च किए थे। उसके बाद क्या थे, थियोडोर स्वान्स जो 1839 ईस्वी में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जो एनिमल सेल पे रिसर्च किए। और तीसरा साइंटिस्ट क्या थे, रुडोल्फ विर्चो जो सेल थ्योरी का फाइनल शेप दिए थे। ये सेल थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद एन ओवरव्यू ऑफ सेल हम लोग जाने, इसमें काफ़ी डिटेल से पढ़े थे। जो बच्चे वो क्लास नहीं किए होंगे तो ये यूट्यूब पे है, आप उसे जा करके सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। उसके बाद पढ़े थे ये शेप के बारे में, जैसे आरबीसी का शेप कैसा होता है, राउंड एंड बाइकनकेव होता है। वाइट ब्लड सेल का क्या होता है, अमीबॉइड होता है। कॉलुमनर एपिथेलियम सेल का क्या होता है, लॉन्ग एंड नैरो होता है। नर्व सेल ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होता है। टेकियार्ड सेल क्या होता है, इलोंगेटेड होता है। मेसोफिल सेल क्या होता है, राउंड एंड ओवल शेप का होता है। उसके बाद हम लोग लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल देखे, इग ऑफ एन ऑस्ट्रिच देखे। ह्यूमन ब्लड सेल जो होता है उसका डायमीटर कितना था, 7 माइक्रोमीटर था। ये सब बातें हम लोग जान लिए थे। इसका अलग अलग शेप होता है ये भी जाने थे। फिर प्रोकैरियोटिक सेल जाने थे, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल जाने, उसका अलग अलग शेप होता है ये बात जाने थे। फिर ये सब लाइन को काफ़ी डिटेल से हम लोग स्टडी किए थे। ये सब बताए थे कि ये जो फिगर है यहाँ से भी सवाल पूछा जा चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो चलिए एनसीईआरटी का ये पेज उल्टाइए और इसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए तो प्रत्येक लाइन में पढ़ूंगा और ये बताऊंगा कि यहाँ से किस तरह से सवाल पूछा जा चुका है या पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। पढ़िए, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल, पार्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल, ज़्यादातर कौन सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, पार्टिकुलरली कौन, बैक्टीरियल सेल, हैव केमिकली कम्प्लेक्स सेल इन्वेलप। इसके पास क्या होता है, केमिकली कम्प्लेक्स क्या होता है, सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप का मतलब थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए ये क्या, कोई बैक्टीरियल सेल है, क्या बैक्टीरियल सेल है, तो इसके ऊपरी सतह पे, इसके कौन सतह पे, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ये जो देख रहे हैं इसके ऊपरी सतह पे, बाहरी सतह पे क्या होगा, सेल इन्वेलप पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, सेल इन्वेलप पाया
जाएगा, एक प्रकार का क्या होगा, सेल इन्वेलप पाया जाएगा। तो ये जो येलो कलर से है, येलो कलर से यही इसका सेल इन्वेलप है, ठीक है। ये क्या केमिकली कम्प्लेक्स सेल इन्वेलप है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये जो रेड कलर का ये कुछ और नहीं, यही क्या है, बैक्टीरियल सेल है। ये क्या है, बैक्टीरियल सेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लाइन देखते हैं। द सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर। सेल इन्वेलप जो होगा कैसा होगा, टाइटली बाउंडेड होगा। कैसा होगा प्रिय मित्र, टाइटली बाउंड होगा। इसके पास कितने लेयर स्ट्रक्चर होगा, 3 लेयर स्ट्रक्चर होगा। तो ये पूछा जा सकता है कि सेल लेयर कैसा होता है, टाइटली बाउंड होता है। कितना लेयर होता है, 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है। दैट इज आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलिक्स। आउटर मोस्ट क्या होता है, ग्लाइकोकेलिक्स, फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या करती है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रखती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सेल इन्वेलप में आउटर बाल जो होता है, आउटर सरफेस क्या होता है, क्या बताइएगा, ग्लाइकोकेलिक्स होता है। ये क्या क्या रखती है, तो सेल बाल और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखेगी। फिर अगला देखिए, तो ये लाइन भी सवाल बन सकता है। अगला है, ऑल्दो ईच लेयर ऑफ इन्वेलप परफॉर्म अ डिस्टिंक्ट फंक्शंस, दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। इसका मतलब हुआ ये जो लेयर है, मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल है, इसमें जो ऊपर से लेयर है, ये ऊपरी लेयर है, ये ऊपरी लेयर क्या है, ये ऊपरी लेयर है ना। ये प्रत्येक ऊपरी लेयर का अलग अलग क्या होगा, काम होगा। प्रत्येक ऊपरी लेयर का क्या होगा दोस्त, अलग अलग काम होगा। ये मान लीजिए रेड कलर का ले लेते हैं, क्या कौन कलर का लेंगे, रेड। आप दिखाई देगा, ये तो सेम ही कलर आ गए, सेम कलर को हटा देते हैं। ये देखिए कुछ इसी तरह से होगा। अच्छा नहीं बन रहा, आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। ये चलो एक बार समझाई देते हैं। ये मान लीजिए ऐसे हैं, उसके बाद इसके ऊपरी परत को कलर चेंज कर देते हैं। अब देखिए ये है ऊपरी परत, ऊपरी परत, ऊपरी परत, ऊपरी परत। ये जो ऊपरी परत है, कुछ देर पहले भी हम बताए थे, ये जो ऊपरी परत होता है इस सबका क्या होता है, अलग अलग काम होता है। ये बात जान लिए थे, प्रोटेक्टिव यूनिट होता है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप on the basis of different in the cell envelope। बैक्टीरिया को मुख्य रूप से कितने ग्रुप में बांटा गया है, 2 ग्रुप में बांटा गया। किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल इन्वेलप एंड मैनर इन विच दे रिस्पॉन्स टू स्टेनिंग प्रोड्यूस्ड डेवलप बाय ग्राम। इसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, क्या बताएंगे, 2 भाग में बांटा है। किसको, तो बैक्टीरिया को। किस किस के आधार पर, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल इन्वेलप एंड मैनर इन विच दे रिस्पॉन्स्ड टू द स्टेनिंग प्रोड्यूस्ड डेवलप्ड बाय ग्राम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दोज डाइट टेक अप टू ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव एंड द अदर दे डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसको जिसके पास ग्राम स्टेन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे। और जिसके पास ग्राम स्टेन नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। तो बोलेगा बैक्टीरिया को मुख्य रूप से कितने भाग में क्लासिफाइड किया गया है, क्या कितने भाग में, 2 भाग में। पहला भाग क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव, और दूसरा ग्राम नेगेटिव। जिसमें ग्राम स्टेन पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे। जिसमें ग्राम स्टेन नहीं पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। जो पेज नंबर 126 में दिया गया है, जाके पेज नंबर उल्टा के देखिएगा, 126। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे दोस्त, आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, तो उम्मीद करते हैं जो जो सवाल यहाँ से पूछा जाएगा वो आप समझ रहे होंगे। अब देखिए अगला, ग्लाइकोकेलिक्स डिफरेंस इन कंपोजिशंस एंड थिकनेस एमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकेलिक्स का क्या होता है, कंपोजिशन डिफरेंट होता है और साथ ही साथ उसका थिकनिंग भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। नहीं, बैक्टीरिया में ग्लाइकोकेलिक्स डिफर इन कंपोजिशन, ग्लाइकोकेलिक्स कंपोजिशंस एंड थिकनेस में क्या होता है, डिफर होता है बैक्टीरिया में। इट कुड बी लूज शीट्स कॉल्ड द स्लाइम लेयर इन सम। इसमें क्या होता है, लूज शीट पाया जाता है जिसको क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर। कुछ में पाया जाएगा स्लाइम लेयर। विल, जबकि इन अदर इट में बी थिक एंड टफ। देखो कुछ में लूज शीट होगा जिसको क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलेंगे। जबकि कुछ में क्या होगा, थिक एंड टफ। थिक मतलब मोटा और टफ, कॉल्ड कैप्सूल। स्लाइम लेयर और कैप्सूल समझ में आया। जब लूज शीट पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलेंगे। जबकि क्या होगा, थिक एंड टफ होगा, क्या होगा, कैप्सूल होगी। ठीक है,
द सेल वॉल इज डिटरमाइंड द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइडेड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्रस्टिंग और कोलेप्सिंग। सेल वाल क्या करता है, डिटरमाइन करती है किसका शेप, किसका शेप डिटरमाइन करती है, तो सेल के शेप को डिटरमाइन करती है। ये प्रोवाइड करती है क्या, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सेल वाल सेल को स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि क्या, ये प्रिवेंट रोकती है, किससे रोकती है, ब्रस्टिंग से या कोलेप्सिंग से। ब्रस्ट कर जाना मतलब फट जाना, अरे ब्रस्ट कर जाना मतलब क्या हो जाना, फट जाना। और कोलेप्स करना मतलब क्या हो जाना, कोलेप्स करना मतलब कोलेप्स कर जाती है, मतलब छोटा हो जाता है। तो इसे बचाती, कौन बचाती है, तो सेल वाल बचाती है। तो सेल वाल के ये काम हुआ। इस लाइन से भी सवाल पूछा जा सकता है, पूछेगा सेल वाल क्या डिटरमाइन करती है, तो शेप, किसका शेप, तो सेल के शेप को डिटरमाइन करती है। ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट करती है, किसको देती है, तो बैक्टीरिया को देती है, किससे, तो ब्रस्टिंग एंड कोलेप्सिंग से बचाती है। कौन बचाती है, तो सेल वाल बचाती थी। ये लाइन सवाल बन सकती है। उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ गए होंगे। अब अगला लाइन समझिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विथ द आउटसाइड वर्ल्ड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है क्या, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। देखिए इस बात को थोड़ा सा समझते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, इस बात को थोड़ा समझिए। देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ऊपरी जो परत है, ये ऊपरी परत हम आपको बता देते हैं, कुछ इस तरह से होगा ऊपरी परत। ये जो ऊपरी परत है ना, ऊपर का भाग मान लीजिए, ये तो ये जो ऊपर का परत है, ये ऊपर, इसके जस्ट ऊपर का परत होगा ना, ये क्या होगा, सिलेक्टिवली परमिएबल होगा। मतलब कुछ चीज़ को जो क्या करती है, इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसको बाहर अंदर आने देगा, आज जो क्या होगा, अवांछनीय पदार्थ होगा उसको बाहर जाने देगा। कौन जाने देगा, तो सेल वाल जाने देगा। नहीं तो ये क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होगा इन नेचर में सेलेक्टिवली परमिएबल एंड इंटरेक्ट विथ द आउटसाइड वर्ल्ड। ये आउटसाइड वर्ल्ड से मतलब बाहरी वर्ल्ड से क्या करती है, ये इंटरेक्ट करती रहती है। कौन इंटरेक्ट करती है, तो सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन। कौन इंटरेक्ट करती है, सेल मेम्ब्रेन। इस सेलेक्टिवली परमिएबल, तो सवाल पूछा जा सकता है कि सेल वाल क्या होगा, सेलेक्टिवली परमिएबल होगा कि नहीं, तो क्या बताइएगा, सेलेक्टिवली परमिएबल होगा। ये किन से क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, तो आउटसाइड वर्ल्ड से ये इंटरेक्ट करेगी। तो ये लाइन भी समझ में आ गया और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो भी समझ गए होंगे। अगला है, दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू डाइट ऑफ द यूकैरियोटिक। ये जो मेम्ब्रेन है, कौन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सिमिलर स्ट्रक्चर होता है किस में भी पाया जाता है, मतलब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में ये पाया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अ स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज अ मेसोजोम। एक स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहेंगे, मेसोजोम, विच इज फॉर्मेड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। देखो ये क्या, किसके एक्सटेंशन से बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किस में, तो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से किसका निर्माण होता है, मेसोजोम का निर्माण होता है। ये एक प्रकार का मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। मेसोजोम क्या है, एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। ये सिर्फ और सिर्फ मेसोजोम किस में पाया जाएगा, तो फाउंड ओनली इन ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये पाया जाएगा। तो मेसोजोम से भी पूछेगा सवाल, तो बना लीजिएगा। अगला देखिए, दिस एक्सटेंशन, कौन सा एक्सटेंशन, ये जो मेसोजोम एक्सटेंशन आर इन फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल्स एंड लेम्बला। तो बोलेगा वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लेम्बला, कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे, स्पेशल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, उसका नाम क्या है, तो मेसोजोम है। द हेल्प इन द सेल वाल, ये क्या करती है, हेल्प इन द सेल वाल फॉर्मेशन। मेसोजोम क्या करती है, सेल वाल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो ये लाइन भी सवाल बन सकता है कि सेल वाल फॉर्मेशन में कौन हेल्प करेगी, तो क्या बताइएगा, मेसोजोम। डीएनए रेप्लिकेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल एंड सेल वाल फॉर्मेशन में कौन हेल्प करती है, क्या बताना है, मेसोजोम हेल्प करती है। समझ में आ गया होगा। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पायरेशन, सेक्रेशन प्रोसेस, रेस्पायरेशन चैप्टर पढ़ेंगे, सेक्रेशन प्रोसेस
टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। किसका इंपॉर्टेंट काम है? मीजोजोम का। ये क्या करती है? सेल वॉल फॉर्मेशन करेगी, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाउटर सेल, दे आल्सो हेल्प इन रेस्पायरेशन में हेल्प करेगी, सेक्रेशन प्रोसेस में हेल्प करेगी, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को भी बढ़ाने में हेल्प करेगी, और एंजाइमेटिक इसमें कंटेंट भी पाया जाता है। अगला पढ़िए। इन सम प्रोकैरियोटिक्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, कुछ प्रोकैरियोटिक्स जैसे साइनोबैक्टीरिया, दीज आर अदर मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर। कुछ ऐसा प्रोकैरियोट्स होता है जिसमें अदर मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन पाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमेटोफोर कहेंगे, जो किस में पाया जाएगा? साइनोबैक्टीरिया में पाया जाएगा। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि साइनोबैक्टीरिया में क्या पाया जाएगा? अदर मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन क्या होगा? क्रोमेटोफोर होगा, विच कंटेन पिगमेंट। जो क्या क्रोमेटोफोर क्या कंटेन करती है? तो पिगमेंट कंटेन करती है। क्या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि साइनोबैक्टीरिया में क्या पिगमेंट कंटेन करेगी या नहीं? बताएंगे हाँ करेगी। ठीक है, अगला देखिए। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नन मोटाइल। मोटाइल का मतलब हुआ एक जगह से दूसरे जगह चल जाना, नन मोटाइल का मतलब अपने ही स्थान पे विकलांग होकर रहेगा। जैसे आपके गांव में या आप कहीं न कहीं किसी विकलांग लोग को देखे होंगे जो सही से चल नहीं पाता है। हम लोग तो मोटाइल है, एक जगह से दूसरे जगह जाते, दूसरे जगह तीसरे चौथे। अभी तो ऐसे ही करते हो ना, यूट्यूब पे भी देखिए ना, जो टीचर आपको बढ़िया, जिस टीचर का बात है लेक्चर बढ़िया समझ में आ रहा है, वहाँ आप मोटाइल हो, वहाँ पे क्या नन मोटाइल होकर के आराम से पढ़ते रहते हो। और कुछ बच्चे होता है उलूल जुलूल सोते रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर करता है, जिस वजह से वो कहीं भी बढ़िया से नहीं पढ़ पाता है, तो उसको बोलेंगे मोटाइल। मोटाइल नन मोटाइल का मतलब समझ में आ गया। तो बैक्टीरियल सेल क्या होता है? मोटाइल भी होगा और नन मोटाइल होगा। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटियस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। देखिए इसमें थिन फिलामेंटियस स्ट्रक्चर होगा। मान लीजिए इस तरह से बैक्टीरियल सेल है जिसमें थिन फिलामेंटियस स्ट्रक्चर, इस तरह से थिन पतला पतला, बहुत ही ज़्यादा पतला क्या फिलामेंटियस स्ट्रक्चर है। पतला क्या फिलामेंटियस स्ट्रक्चर इस तरह से है, इस तरह से पतला पतला फिलामेंटियस स्ट्रक्चर इसमें पाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लैजेला बोलेंगे। जिसको क्या बोलेंगे दोस्त? फ्लैजेला बोलेंगे। बैक्टीरिया शो अ रेंज ऑफ द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला होता है वो कितने पार्ट से मिलकर बना होगा? 3 पार्ट से। पहला पार्ट को क्या बोलेंगे? फिलामेंटियस हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंटियस हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंटियस जोर से बोलेगा। बैक्टीरियल फ्लैजेला कितने पार्ट से मिलकर बना होगा? 3 पार्ट से। पहला का नाम फिलामेंट्स, दूसरा का हुक और तीसरा का बेसल बॉडी। अब अगला लाइन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिएगा। बैक्टीरियल फ्लैजेला इज कंपोज्ड ऑफ 3, ये बात पढ़ लिए थे। द फिलामेंट्स इज अ लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस ऑफ टू द आउटसाइड। फिलामेंट्स क्या? लॉन्गेस्ट पोर्शन है। क्या दोस्त? लॉन्गेस्ट पोर्शन है और एक्सटेंड करती है फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड। मतलब सेल सरफेस से आउटसाइड क्या करती है? ये एक्सटेंड करती है। कौन एक्सटेंड करती है? फिलामेंट्स। ये क्या? लॉन्गेस्ट पोर्शन है। किसका लॉन्गेस्ट पोर्शन है? तो फ्लैजेला का लॉन्गेस्ट पोर्शन है। क्या है? फ्लैजेला का लॉन्गेस्ट पोर्शन को बोलेंगे फिलामेंट्स बोलेंगे। आगे देखते हैं, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला है बिसाइड फ्लैजेला। फ्लैजेला को छोड़ करके पिलाई एंड फेम्ब्री आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। ये पिलाई और फेम्ब्री क्या है? सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करेगी। सरफेस स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगी, लेकिन मोटिलिटी में ये हेल्प नहीं करती। कौन? पिलाई और फेम्ब्री। द पिलाई इज इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन। पिलाई जो होता क्या होता है? इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, जो किससे मिलकर बना होगा? तो स्पेशल प्रोटीन से मिलकर ये बनी होती है। अब हम लोग पिलाई पढ़ लिए, देखिए पहले फ्लैजेला पढ़ लिए, फिर पिलाई हम लोग पढ़े हैं, फिर क्या पढ़ेंगे?
फेमरी पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे दोस्त? फेमरी पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। फेमरी इज ए स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्रोटिंग आउट द सेल। फेमरी क्या होता है? स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर होता है जो स्प्रोटिंग आउट द सेल, ठीक है। इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में, दे आर अल्सो टू हेल्प अटैच टू बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम एंड अल्सो इज होस्ट टिश्यू। कुछ बैक्टीरिया में क्या कहते हैं? फेमरी। कुछ बैक्टीरिया में फेमरी हेल्प करती है किस में? अटैच करने में, रॉक को पकड़ने में, उसमें अटैच करने में हेल्प करती है, और साथ ही साथ कुछ होस्ट टिश्यू में भी अटैच करने में ये हेल्प करती है। कौन हेल्प करती है? तो फेमरी हेल्प करती है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। क्या पढ़ेंगे दोस्त? राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। राइबोसोम पढ़ेंगे और साथ ही साथ इंक्लूजन बॉडी के बारे में भी हम लोग को इसमें पढ़ना है। कलर थोड़ा सा चेंज कर दे, चलो इस कलर में कर देते हैं, शायद थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखिए राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इन प्रोकैरियोटिक्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। राइबोसोम किससे एसोसिएटेड होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है? एसोसिएटेड होता है। दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज एंड आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट। इसका साइज क्या होता है? राइबोसोम का साइज पूछेगा तो क्या बताइएगा? 15 नैनोमीटर से लेकर के और 20 नैनोमीटर में होगा। कमेंट बॉक्स में आपको इस नैनोमीटर को मीटर में और सेंटीमीटर में चेंज करके इसका साइज कितना होगा ये आपको बताना। हाँ मैं आपको ही कह रहा हूँ, हाँ तुमको। अरे तुमको, तुम क्लास का सबसे तेज, तुमको नहीं कहूँगा तो किसी और को कहूँगा। तुम पहले बनाएगा, जब तुम बना लेगा तो सब देख करके उसी तरह से बना लेना। तो इस नैनोमीटर को किस में चेंज करेंगे? सेंटी और माइक्रोमीटर में चेंज करके साइज नीचे लिखना है। किसका साइज? तो राइबोसोम का साइज लिखना है। अब ये कितना सब यूनिट से मिलकर बना होगा? 2 सब यूनिट, 50s एंड 70s। एस पर होगा सेड वर्ड यूनिट होगा, एस पर क्या होगा? सेड वर्ड यूनिट होगा, जो हम लोग आपको आगे पढ़ाएंगे। विच वेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, जो किस में पाया जाएगा? 50s एंड 30s। ये किस में पाया जाएगा? 70s राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में ये पाया जाएगा। अब उसके बाद अगला पढ़ते हैं। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे इम्पोर्टेंट, इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि राइबोसोम क्या किसका साइट होती है? किसका साइट है? तो प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। ये नीट में पूछा जा चुका सवाल है और फिर से रिपीट हो सकती है। अगला देखिए, सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पोली राइबोसोम और पोलीजोम। कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा क्या है? राइबोसोम है जो अटैच करती किससे? सिंगल mRNA से, और फॉर्म क्या करती है? चेन कॉल्ड, एक चेन का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोली राइबोसोम या पोलीजोम कहेंगे। अगला पढ़िए, द राइबोसोम ऑफ पोलीसोम ट्रांसलेट टू mRNA इनटू प्रोटीन। ये पोलीजोम, राइबोसोम का पोलीजोम क्या किस में ट्रांसलेट करती है? तो mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करती है। और हम लोग जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे? जेनेटिक्स नाम का चैप्टर में इस बात को हमको देखना है। द राइबोसोम ऑफ पोलीजोम ट्रांसलेट, राइबोसोम का पोलीजोम ट्रांसलेट करती है किसको? mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करती हैं। तो उम्मीद करते हैं राइबोसोम समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल इंक्लूजन बॉडी। क्या पढ़ेंगे दोस्त? इंक्लूजन बॉडी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंक्लूजन बॉडी पढ़ेंगे। बहुत मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। देखिए ये दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से इसको सेट करके अगर पढ़ोगे ना, तो पूरा बात आपको समझ में आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा। और देखिए आपके कंधा पे, आप पे जो दायित्व का बोझ है उससे आप निर्वाह कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छे बच्चे का निशानी है। आज जो आप मेहनत कर रहे हो, आज जो आप तप रहे हो, जल रहे हो, एक दिन क्या करोगे? जरूर चमकोगे। चलिए इंक्लूजन बॉडी पढ़ेंगे। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल
आर स्टोर इन साइटोप्लाज्म, यह एक रिजर्व मटेरियल है। किसका रिजर्व मटेरियल है? प्रोकैरियोटिक सेल का एक रिजर्व मटेरियल है। ये किस में स्टोर होती है? तो साइटोप्लाज्म में, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। देखो रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल के किस में? साइटोप्लाज्म में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी किस में कहाँ पाया जाएगा? तो साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। किस में? प्रोकैरियोटिक सेल का। किसके रूप में होगा? तो ये रिजर्व मटेरियल के रूप में होगा। तो ये तीनों बातें क्या है, इस लाइन से सवाल पूछा जा सकता है। अगला देखिए, दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये कोई भी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं करती है। एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, और किस में पाया जाता है? फ्रीली रूप में साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। तो ये भी एक सवाल पूछा बन सकता है। अगला देखिए, फॉस्फेट ग्रेनुअल साइनोफाइसियन ग्रेनुअल एंड ग्लाइकोजन ग्रेनुअल्स, इसका एग्जाम्पल हुआ। किसका एग्जाम्पल हुआ? तो इंक्लूजन बॉडी का एग्जाम्पल क्या है? बोलिए। फॉस्फेट ग्रेनुअल्स, साइनोफाइसियन ग्रेनुअल्स और ग्लाइकोजन ग्रेनुअल्स, ये सब किसका एग्जाम्पल है? इंक्लूजन बॉडी का एग्जाम्पल है। गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक्स बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल किस में पाया जाएगा? तो ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में ये पाया जाएगा। तो ये लाइन भी एक सवाल बन सकती है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या बातें पढ़े थे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़े हम लोग इंक्लूजन बॉडी, एक प्रकार का केमिकली कम्प्लेक्स क्या है? इन्वेलप है, जिसको क्या बोलेंगे? सेल इन्वेलप बोलेंगे। ये टाइटली बाउंड होता है, 3 स्ट्रक्चर टाइटली बाउंडेड होता है। ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे। इसको मुख्य रूप से कितने भाग में बांटा गया था? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बांटा गया था। ग्लाइकोकेलिक्स इज कंपोज्ड एंड थिकनिंग्स, ये बात स्लैम मॉड्यूल के बारे में जाने, कैप्सूल के बारे में जाने, ये सब बातें हम लोग पढ़े। कैप्सूल, स्लैम मॉड्यूल, सेल वाल ये पढ़े लिए थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, इंटरेक्ट करती किससे? आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है। दिज मेम्ब्रेन आर सिमिलर स्ट्रक्चर, इसका क्या होता है? सिमिलर स्ट्रक्चर किस में होता है? प्रो यूकैरियोटिक में होता है। स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? मेसोजोम बोलेंगे। स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को दोस्त क्या बोलेंगे? मेसोजोम बोलेंगे। जो क्या करती है? फॉर्म करती है बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। एक्सटेंशन आर इनटू फॉर्म ऑफ वेसिकल ट्यूब्यूल्स एंड लेम्बला। दे हेल्प इन सेल वाल फॉर्मेशन, ये क्या करती है? सेल वाल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगी। और ये क्या करती है? और भी हेल्प करती है, जैसे रिस्पायरेशन में, सेक्रेशन प्रोसेस में। ये क्या करती है? सरफेस एरिया को भी बढ़ाने में हेल्प करती है। किसका? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया। और एंजाइमेटिक कंटेंट को ये अपने में रखती है। सम प्रोकैरियोटिक्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे साइनोबैक्टीरिया में, दीज आर अदर मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमेटोफोर बोलेंगे। जो क्या कंटेंट करके रखती है? तो पिगमेंट कंटेंट करके रखती है। ये सब बात हम लोग पढ़ लिए थे। फिर फिलामेंट्स, हुक एंड बेसल बॉडी पढ़े, पिलाई पढ़े, फिम्बरी पढ़े, फिर हम लोग राइबोसोम पढ़े। राइबोसोम में इंपॉर्टेंट क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस का साइट प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये 70, इसका साइज कितना होगा? 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होगा। ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होगा। 50S एंड 70S सब यूनिट से मिलकर बना होगा। ये दोनों फॉर्म करती है 70S। 50S और 30S सब यूनिट मिल करके 70S सब यूनिट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का निर्माण करती है। इसमें पॉलीजोम या पॉलीसोम पाया जाएगा। उसके बाद इंक्लूजन बॉडी एक प्रकार का क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल है, जो प्रोकैरियोटिक सेल के किस में पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। इसके पास कोई मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं पाया जाता है। ये फ्रीली कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। इसका एग्जाम्पल कौन है? फॉस्फेट ग्रेनुअल्स, साइनोफाइसिन ग्रेनुअल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेनुअल्स हैं। गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक्स बैक्टीरिया में पाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और भारत के उन सभी देशभक्तों के पास भेज दीजिए जिसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा।
और तब तक आप खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।